वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। पंचतत्व ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम नक्षत्र की सीरीज शुरू करेंगे। नक्षत्र एक बड़ा ही जटिल और बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ राशि, घर, ग्रहों के बारे में जानकर सिर्फ ज्योतिषीय ज्ञान लेना सिर्फ और सिर्फ आपको 40% ही ज्ञान दे पाता है। जब तक आप नक्षत्र की गणना करना नहीं सीखेंगे, नक्षत्र के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपको ज्योतिष का सिर्फ और सिर्फ 40% ही भाग समझ में आएगा। तो नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का अर्थ क्या है, कितने नक्षत्र होते हैं, कैसे नक्षत्र होते हैं, ये सब के सब हम अपनी नक्षत्र की सीरीज़ जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसके अंदर जानने का प्रयास करेंगे। मेरा पहला वीडियो नक्षत्र परिचय के ऊपर है। इसके अंदर मैं नक्षत्र से रिलेटेड आपको जानकारी प्रदान करूँगा। हर एक नक्षत्र की मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके बारे में बहुत ही डीप नॉलेज दूँ, जितना मेरे पास मेरे गुरु के द्वारा मुझे सिखाया गया है तो वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र का मतलब होता है कि नक्ष मतलब तारा। तो नक्षत्र जो हैं वो घर से रिलेटेड हैं, जो तारों का एक समूह है, जिसको आप ये समझिए जिसकी एक विशेष आकृति है कुछ तारों की, जिसके अंदर ये जो भाचक्र हमने जो शुरुआत की वीडियो में मैंने बताया था आपको, ये भाचक्र है जो 360 डिग्री के अंदर पूरा का पूरा मूव करेगा। उसके अंदर यहाँ पर टोटल 27 नक्षत्र भी होंगे, जिसके अंदर 12 राशियाँ भ्रमण करेंगी। अब सवाल उठता है कि 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र को हम विभाजित कैसे करते हैं? तो बड़ा ही सरलता से इसका ये है कि 360 को 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 13 डिग्री 20 मिनट आंसर आ जाएगा। तो 13 डिग्री 20 मिनट से हम एक नक्षत्र की गणना करेंगे और उस नक्षत्र के अंदर टोटल 4 पद होते हैं जो 3 डिग्री 20 मिनट के होते हैं। तो 3 डिग्री 20 मिनट के 4 नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट का एक पूर्ण नक्षत्र होगा। 4 पद होंगे एक नक्षत्र के अंदर। अब हमारी जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि जो 4 पद हैं और 13 डिग्री 20 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, क्या असल में ऐसा ही होता है कि हम ये मान लेते हैं? देखिए, ये जो है ये गणितीय एक आकलन है। अगर हम वैसे इन जनरल बोलें तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट के अंतराल पर ही होंगे। ये सिर्फ हम एक सिंपल सी 360 डिग्री को 27 नक्षत्रों से डिवाइड कर हम ये ज्योतिषीय गणितीय गणना कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है कि हर नक्षत्र का अपनी एक गणितीय अंकीय सीमा हो। अब कुछ लोग इस बारे में तर्क करेंगे कि अगर ऐसा नहीं है, जो हम असल में ज्योतिष पढ़ते आए हैं, हमने तो उसमें यही चीज़ पढ़े हैं, हमने और भी जगहों पर यही चीज़ देखा है कि 360 डिग्री को 27 से डिवाइड किया और एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि जब हम षोडश वर्ग की बात करेंगे, जब हम
और कुंडलियों की बात करते हैं, विवेचना करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग से हम अन्य कुंडलियाँ बनाते हैं, जैसे D7, D10, D9, D30 आदि कुंडलियाँ जो होती हैं, षष्ठ्यांशा आदि, वो भी हम इसी के उससे बनाते हैं। परंतु आप एक चीज़ सोचिए कि अगर ऐसा ही होता कि चंद्रमा की जो गति है वो तो बराबर की चल रही है, जब हम देखते हैं कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाता है तो वहाँ पर वो ज़्यादा समय लगाता है। जो आपने एक प्रजापति दक्ष ने उनको श्राप दिया था, क्योंकि वो रोहिणी, अपनी जो उनका फेवरेट पत्नी है रोहिणी, उनके पास चंद्रमा ज़्यादा समय के लिए रुक रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जब रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है तो रोहिणी नक्षत्र को कवर करने में उस चंद्रमा को समय ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 13 डिग्री 20 मिनट का अंतराल एक है, 13 डिग्री 20 मिनट का अंतराल एक है, 13 डिग्री 20 मिनट का अंतराल एक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा वैसे देखा जाए इन जनरल। लेकिन गणितीय उसके पक्ष से देखेंगे अगर हम, तो हम ये जान पाएंगे कि हम ज्योतिष की सुविधा के लिए हम ये कह सकते हैं कि 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास बात आती है कि नक्षत्र होते कितने हैं। देखिए, नक्षत्र टोटल 27 होते हैं। एक नक्षत्र जो अभिजीत नक्षत्र में आता है उसको हम मिलाकर 28 नक्षत्र मान लेते हैं। ये 28 नक्षत्र जो हैं वो 28वां नक्षत्र बीच में आता है, जो 21A के नाम से जाना जाएगा, यानी कि 21वें नक्षत्र की लास्ट जो हमारे पास में जो उसका टाइम होगा वो उत्तराषाढ़ा के बाद और श्रवण के पहले, यानी कि इन दोनों के बीच में जो अभिजीत नक्षत्र है वो होगा। और इसका मुहूर्त के रूप में अपना एक विशेष महत्व भी है। तो अभिजीत नक्षत्र जो है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि 21वां नक्षत्र है, उसके बाद अभिजीत नक्षत्र आता है और उसके बाद श्रवण नक्षत्र आता है। अगर हम सीधा 27 नक्षत्रों की बात करेंगे तो उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण नक्षत्र आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमारे पास में सवाल उठता है कि नक्षत्र टोटल 27 या 28 नक्षत्र हैं, इनको याद किस तरीके से किया जाए। तो याद करना एक दिमागी खेल है सारा का सारा। तो याद जब हम प्रैक्टिस से करते रहेंगे तो हमें वो नक्षत्र इजीली याद हो जाएंगे। हम 9 के भाग में इसको डिवाइड करते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। ये 9 नक्षत्र एक साइड जो केतु से शुरू कर रहे हैं हम और बुध तक ख़त्म करेंगे। वहीं दूसरा मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र। ये सेकंड 9 नक्षत्र। और अंतिम 9 नक्षत्र में आएंगे मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो ये 9 नक्षत्र आएंगे। अब कई लोग कृतिका से नक्षत्र की शुरुआत मानते हैं और कई लोग अश्विनी से नक्षत्र की शुरुआत मानते हैं। तो हम किस चीज़ को मानेंगे, उस चीज़ को यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम कृतिका नक्षत्र की बात करते हैं तो कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा जो है वो नक्षत्रों के स्वामी बोले जाते हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, जैसे कि हमारे पास में जो माइथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार। तो नक्षत्रों के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चंद्रमा कहते हैं नक्षत्रों का स्वामी मैं हूँ, तो चंद्रमा उच्च के कृतिका नक्षत्र में 2 डिग्री पर होते हैं। तो इसीलिए
अगर हम चंद्रमा को स्वामी के रूप में रखकर देखेंगे तो हम कृत्तिका नक्षत्र से इसकी शुरुआत मानते हैं। कई आपको जो क्लासिकल बुक्स हैं उसके अंदर कृत्तिका से इसकी शुरुआत आपको नज़र आएगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रहों के राजा कौन है। ये तो नक्षत्रों के राजा की बात करी थी, तो वो तो चंद्रमा है, तो हम कृत्तिका से शुरुआत करने का एक पक्ष देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि ग्रहों के राजा कौन है। ग्रहों के राजा सूर्य हैं। तो जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य अश्विनी नक्षत्र में 10 डिग्री पर उच्च के होते हैं। तो हम अश्विनी नक्षत्र से इसकी गणना शुरू करते हैं। तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास 2 इसके तरीके हैं। कुछ किताबों में हम देखेंगे कि यहाँ कई जगह पर आर्द्रा नक्षत्र से भी इसकी शुरुआत मानी जाएगी। अब आर्द्रा नक्षत्र से क्यों? क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में उच्च का ग्रह कौन सा होता है? आर्द्रा नक्षत्र में उच्च का ग्रह होगा राहु। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो चंद्रमा और सूर्य दोनों का ही निरादर कर देता है, दोनों की ही आज्ञा की अवज्ञा करता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा को अवज्ञा करने वाला जो प्लैनेट है, उनकी ना मानने वाला प्लैनेट जो है, तो वो पावरफुल ज़्यादा हुआ, उसके अंदर पावर ज़्यादा है, इस वजह से वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। तो आर्द्रा नक्षत्र से भी कई जगह हम देखेंगे कि नक्षत्रों की शुरुआत मानी जाएगी। हम किस चीज़ की माने? हम अश्विनी नक्षत्र से इसकी गणना को आरंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रह दशाओं के अनुसार हम इसकी गणना करेंगे। चंद्र राशि के अनुसार हम जो ग्रह भोग है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। अगर यदि किसी जातक का जन्म प्रथम चरण में आया है तो उस जातक को उस दशा की ज़्यादा भोगना पड़ेगा बनस्पत चतुर्थ चरण के मुकाबले। चतुर्थ चरण में जातक जो होगा वो उस दशा को, जो पहली दशा होगी, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसके स्वामी की दशा जो प्राप्त होती है, वो ही दशा उसकी पहली दशा होगी। तो हमने ये चीज़ समझी कि अश्विनी नक्षत्र से क्यों शुरू हो रहा है, कृत्तिका नक्षत्र से क्यों शुरू हो रहा है और आर्द्रा नक्षत्र से शुरू क्यों हो रहा है। कई टेक्स्ट जो क्लासिकल बुक्स हैं हमारी, उनमें हमें इन चीज़ों की जानकारी मिलती है। हम ज़्यादातर अश्विनी नक्षत्र से ही इसकी गणना का प्रारंभ करेंगे। अब हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो केतु है, अब जो क्रम है, अगर हम दशा का क्रम देखें तो दशा का क्रम है केतु, फिर दशा का जो क्रम है वो है शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। ये हमारे पास 9 ग्रह हैं और उनका क्रम मैंने आपको क्रमवार इसको बताया। अब यदि मान लीजिए किसी जातक की दशा, जो पहली दशा है, वो हमेशा केतु की तरह बिहेव करेगी, यानी कि हेडलेस। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केतु जो पहली दशा है वो केतु की तरह बिहेव करेगी। केतु एक हेडलेस है तो वो बच्चे की तरह बिहेव, उसकी जो मैच्योरिटी है वो हम देखेंगे कि वो मैच्योरिटी जल्दी से नहीं आती। मान लीजिए किसी की दशा, शनि की दशा चल रही है, बड़ी लंबी दशा चल रही है, प्रथम चरण में पैदा हुआ है, तो हम देखते हैं कि उसकी दशा चौथे चरण तक जा रही है, मतलब फर्स्ट चरण में चल रही है, तो उसको दशा भोग ज़्यादा मिलेगा। दशा भोग ज़्यादा मिलने की वजह से उसको उस जो पीरियड है, मान लीजिए उसको 15 साल दशा भोगनी पड़ रही है शनि की, तो शुरुआत में पहली दशा बिहेव करेगी केतु की तरह। और केतु कैसा है? हेडलेस, यानी कि उसको अपनी चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। उसकी ग्रोथ स्लो होगी, उसकी स्टडी पर भी आप देखेंगे कि उसकी स्टडी में भी बहुत स्लो
होगा। दूसरी जो दशा होती है वो होती है शुक्र की, जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो मान लीजिए किसी को जल्दी से वो दशा मिल गई, सेकंड दशा, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस जल्दी आने लग जाते हैं। तीसरी दशा शुक्र की, लाइक सूर्य की तरह बिहेव करेगी। सूर्य वर्क से रिलेटेड है, कार्य से रिलेटेड है। तो मान लीजिए किसी को तीसरी दशा जल्दी मिल गई, 17-18 साल की उम्र में ही तीसरी दशा मिल जाती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी से ही कार्य करना आरंभ कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जल्दी से ही कोई व्यक्ति जल्दी से ही नौकरी पर लग जाते हैं, जल्दी से ही कार्य करना आरंभ कर देते हैं, बचपन में ही वो कमाई करना शुरू कर देते हैं। तो आप उनको देखेंगे कि उनकी तीसरी दशा बहुत जल्दी एक्टिवेशन में आ गई है। वहीं चौथी दशा गृहस्थ जीवन को दर्शाती है। पांचवी दशा मंगल की तरह बिहेव करती है, तो वो अथॉरिटी को दर्शाती है। छठी दशा जो होती है वो हमेशा डाउट्स पर रहती है, क्योंकि वो राहु से रिलेटेड है। वो कुछ ना कुछ सोच विचार में लगे रहेंगे, हमेशा उनके माइंड में कोई डाउट रहेगा। तो छठी दशा हमेशा डाउट्स की रहती है। बृहस्पति की दशा हमेशा पूजा पाठ से रिलेटेड रहेगी और आध्यात्म की तरफ रहेगी, क्योंकि सातवीं दशा आते आते एक हम बुढ़ापे की तरफ भी कदम रखने लग जाते हैं। तो हमारा जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होती है वो शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि जो सातवीं दशा प्राप्त होती है तो वो थोड़ी रोग आदि से होती है उस समय, क्योंकि शनि है, स्लो प्लैनेट है, रोगों का भी उसके रोग भी देता है। तो हम देखते हैं। और बुढ़ापे में, बिल्कुल बुढ़ापे के अंदर जब बुध की दशा शुरू होती है तो बुध एक राजकुमार की तरह बिहेव करता है, बुध एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो आप देखते हैं कि एक जो बुढ़ापा आता है, जो नौवीं दशा इंसान भोगता है, तो वो एक बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब आप देखेंगे किसी ओल्ड एज को, तो आप देखेंगे दे आर बिहेविंग लाइक चाइल्ड और दे आर बिहेविंग लाइक किड्स। तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें हमें नक्षत्रों के द्वारा हम पता लगा पाएंगे। नक्षत्र एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देने वाला है, कुंडली के ज्ञान को बढ़ाने वाला है। अगर आपने नक्षत्र को बहुत ही अच्छे ढंग और सरलतापूर्वक इसको समझने का प्रयास किया, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुंडली के बहुत से भेद पता लग जाएंगे। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? इसके अंदर हम इनके जो नक्षत्रों के स्वामी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे जुड़ी हुई कुछ जो माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड पशु पक्षियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी उनको मुहूर्तों में यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोशिश मेरी ज़्यादातर रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नक्षत्र का, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितना भी हो सकेगा नक्षत्र में उतना मैं आपको प्रयास करूँगा वो सब बताने का। एक एक नक्षत्र को मैं लेना शुरू करूँगा, अश्वनी नक्षत्र से मैं इसको शुरू करूँगा। आशा करता हूँ मेरी इस मेहनत में आप लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कोई भी, क्योंकि और नक्षत्र के लिए तो बहुत ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो मेरे को आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे को उस चीज़ से इंटरेस्ट रहेगा, और मैं पूरे के पूरे 27 नक्षत्रों को कवर करने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। अगर कोई वीडियो मुझे लगेगा कि ये बड़ा हो रहा है तो मैं उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और नक्षत्रों के बारे में हम डीप नॉलेज लेना इस वीडियो के माध्यम से शुरू करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे। मेरे YouTube चैनल पंचतत्व ज्योतिष से जुड़िए, मेरे जो Facebook से जुड़कर मेरे इस
कार्य को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए ताकि मैं उसको आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद।